इतिहास को 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। लेकिन ये आधुनिक इतिहास का शुरुआत कैसे होता है? लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है 1757 से ना प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हो गया, और इसे कैसे हो सकता है कि किसी आधुनिक चीज का शुरुआत एक ही दिन में हो जाए? कहने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर 1756 तक ठीक ठाक था, सोए थे आप आराम से, और जैसे ही जगह तो गया आधुनिक भारत आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी टाइम जोन जो है इतिहास में परफेक्ट करना, एकदम से फिक्स करना कि नहीं प्राचीन इतिहास इतने से इतने के बीच में है, यह कहना हमारे लिए गलत होगा। तो जो लोग बोलते हैं कि 1757 या 1760 से स्टार्ट हुआ था, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि किसी भी आधुनिकता का शुरुआत बहुत पहले से होता है, और वहां से जब हम पढ़ते हैं तब क्लियर पता चलता है कि आधुनिक भारत कैसे हुआ और आधुनिक भारत में चीजें कैसे घटित हुई। तो वही चीज हम लोग को पढ़ना है कि शुरू कहां से हुआ। बहुत लोग अच्छा देखिए, बचपन से हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, बहुत हार्ड चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि वास्को डी गामा जो था वो किसका खोज किया? भारत का खोज किया। जाहिर सी बात है, भारत का खोज न करके वो समुद्री मार्ग का खोज किया था, बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो भारत का खोज किया? सबको यही लगता है कि मसाला का व्यापार करने के लिए वो भारत का खोज किया था या फिर समुद्री मार्ग का खोज किया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत खतरनाक है। तो यदि हमको नींव पता रहेगा, नींव मजबूत रहेगा, तो खूब आसानी से ऊपर का घर तैयार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। आज आप लोग को 5, 6 और 7वीं क्लास की बात बता रहे हैं, वहां से यदि आप लोग रिलेट करेंगे तो इतिहास आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। हम बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। शुरुआत कहां से होगा? तो आइए 2 चीजें देखते हैं यहाँ पे। देखिए, बात है 477 ईस्वी से पहले की। 477 ईस्वी में ये लगला नहीं होता है कि पता ना कहीं का छोड़ देता है। ये वाला एरिया आप लोग देखिए, ये जो एरिया आप लोग हम दिखाने जा रहे हैं, ये टोटल एरिया के बारे में एक बार सोचिए आप लोग। ये जो एरिया हम दिखा रहे हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, हंगरी है, और तुर्की का नाम सुने होंगे, जिसको अंग्रेजी में लोग टर्की बोलते हैं। बात समझ ना? ये टोटल एरिया है। भारत यहाँ पे, अभी भारत के पास हम नहीं आए, भारत में लोग व्यापार करने क्यों आए, इसकी शुरुआत हम लोग खूब बढ़िया से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे एरिया पर रोमन राज्य था, रोमन राज्य था। अभी आप लोग को पता है इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी बोलिए, रोम। तो यहाँ का शासक जो था, ये चारों तरफ पूरा शासन कर रहा था। जब शासन कर रहा था तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ये 2 पार्ट में। अब आपको पता है कि मैप में ये वाला हिस्सा पूर्वी क्षेत्र होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है? पश्चिमी क्षेत्र। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। ध्यान से सुनिएगा, भारत यहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं यूरोप और अफ्रीका के देशों को लेके। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड था, इसको बोला गया था पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और इसको कहा गया था पूर्वी रोमन साम्राज्य। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य है और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है। ये पूरा शासन चल रहा था वहां पे। बात है 477 ईस्वी की। जर्मनी अटैक करके यहां से रोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण करके, जर्मनी बिल्कुल यही है, देख लीजिएगा, ये जर्मनी है, यहाँ पर पूरा अटैक करके और रोमन साम्राज्य को क्या कर दिया लोग? खत्म कर। और ध्यान से सुनिएगा एक बात, इससे लगभग 1000 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद हम बात करेंगे 1453 की। ये डेट आप लोग याद रखिए। किस डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं? 1453। यहाँ पर देखिएगा, ये 1453 डेट इतिहास का सबसे खतरनाक डेट है। ये वही 1453 डेट है जिसने प्रेरित किया कि यूरोप के लोग जो है वह कैसे भी करके कहां पर आ जाए? भारत। ये 1453 आप लोग याद रखिएगा। अब हुआ क्या 1453 में? तो एक ऑटोमन अंपायर था,
ऑटोमन साम्राज्य जिसको कहा जाता है। तो ऑटोमन अंपायर मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे भारत में कि मुगल वंश है, गुलाम वंश है, मौर्य वंश है, ऐसा सुने ना आप लोग? इतिहास तो कभी पढ़े होंगे 6-7-8 में, तो ये वंश का नाम सुने होंगे। वैसे एक ऑटोमन साम्राज्य था, उन लोगों ने आक्रमण किस पर कर दिया? पूर्वी रोमन साम्राज्य पर। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया 1453 में, तो इसके कई परिणाम हुए। कोई परिणाम क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर अटैक किए कौन? ऑटोमन साम्राज्य के या फिर ऑटोमन तुर्की लोग। ऑटोमन तुर्की लोग जो पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अटैक किए, तो इसके कई गो परिणाम है। पहला परिणाम यह हुआ कि जितने यहाँ पर विद्वान लोग थे पूर्वी रोमन साम्राज्य में, ये बेचारे जान बचा के भाग गए। जान बचा के कहाँ भागे? पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जो कि अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य नहीं था, क्योंकि वो तो 477 ईस्वी में ही जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे उसको क्या कर दिए थे? खत्म कर दिए, अस्तित्व समाप्त कर दिए थे। तो यहाँ के जितने भी विद्वान थे, कवि थे, लेखक थे, वैज्ञानिक टाइप के लोग थे, जो फिलोसफर थे, सब लोग भाग के चले गए इस साइड में। और जब भाग के गए ना, तो यहाँ पर एक इटली है। इटली देश का नाम आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे हम मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये इटली है। सब लोग जाके मैक्सिमम लोग यहीं पर बस गए। अब ध्यान से सुनिएगा, कलाकार को, कवि को, वैज्ञानिक को इटली अपने अंदर कैसे बसा ले, बहुत बड़ी बात है। आज रफ और पेन का कोई काम नहीं लगेगा, आप लोग सुनते रहे एकदम बढ़िया से। पहला बात हम क्या बताएं कि अब पूरा किसके कंट्रोल में था? रोमन साम्राज्य के। रोमन साम्राज्य कितने पार्ट में डिवाइड था? 2 पार्ट में, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जो जर्मनी के आक्रमणकारी है, उन्होंने अटैक करके इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बचा क्या? पूर्वी रोमन साम्राज्य। 1000 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद ऑटोमन साम्राज्य, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य कह लीजिए या फिर ऑटोमन तुर्की लोग थे, उन्होंने इस पर अटैक किया 1453 में, जिसका पहला परिणाम यह हुआ कि यहाँ के जितने भी विद्वान लोग थे, कवि लोग, लेखक लोग, वैज्ञानिक लोग भाग के चले गए। और जब भगे तो इनको शरण मिला कहाँ पर? इटली। कहाँ पर मिला? इटली। और इटली में लोग कैसे जाके बस गए? ध्यान से सुनिएगा, इटली में ना धनी व्यापारी रहते थे। आज जहाँ पर धनी लोग रहते हैं ना, उनका शौक अलग अलग होता है। पहले के जमाने के लोग सुने होंगे आप लोग, मुजरा करवाते थे, एकदम बड़े बड़े फंक्शन का आयोजन करते थे, एकदम बैठ के अपना ऐसे 2-4-10 गो अमीर लोग हैं, पूरा कुर्सी तोड़ रहे हैं, उधर नर्तकी नाच रही है, तुझे 9 लाख मांगा तो पता नहीं क्या गाना के नाम सुने आप? सुने ना? ऐसा फिल्म में देखे होंगे आप लोग। अरे हिंदी मूवी कई लोग बना है ना जी। तो ऐसे अमीर अमीर लोग बैठे एकदम शराब पी रहे हैं, उधर नचनिया नाच रही है। तो ये जो इटली के ना बड़े बड़े व्यापारी धनिक लोग थे, कहे कि अच्छा चलो कलाकार है, विद्वान है, हमारा मनोरंजन करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें लिखते रहेंगे, बस समझ रहे आप लोग। तो इनको शरण दे दिए। अब जानते हैं, जो पिटा के यहाँ से आया है ना, जो पिटा के यहाँ से यहाँ पर आया है, याद रखिएगा, जिंदगी में परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। वो इतना खतरनाक ज्ञान देंगे लोग ना, जैसे आप ही लोग हैं, सिंपल एक बात है, यदि उस घटना से गुजर चुके हैं तो बड़ा बड़ बात निकल देंगे, भागवत मत चाहिए, मतलब उन्हें घेर के बड़ी बड़ी पार मारे लसन, एकदम ज्ञान को बढ़े देंगे, वही रास्ता चुन लिए। तो जब यहाँ पर आए लोग ना, जो विद्वान लोग थे, तो ज्ञान देने लगे। ज्ञान क्या देने लगे? कहने लगे कि भाई देखिए, जो पुराना ईसाई धर्म चल रहा है उसमें बहुत बुराई है, उस बुराई को कुछ ना कुछ समाप्त किया जाए, कुछ उसमें संशोधन किया जाए। और याद रखिएगा, इसी चीज का नाम दिया गया पुनर्जागरण। क्या नाम दिया गया? पुनर्जागरण। तो बताइए, पुनर्जागरण कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से। याद है आप लोग को? 8-9-10 में हम लोग पढ़े थे पुनर्जागरण काल, इटली का पुनर्जागरण, फिर एकीकरण, ऐसा कुछ पढ़े थे आप लोग? नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम याद करवा देंगे। तो बताइए, विश्व में पुनर्जागरण सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इटली से पुनर्जागरण स्टार्ट होने का मतलब क्या है? पुनर्जागरण शब्द यहाँ पे बहुत प्यारा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब पुनः जाग जाना।
पुनः जागरण का मतलब होता है पुनः जाग जाना, यानी कि वास्तविकता की तरफ जाना, एक नए एनर्जी के साथ खुद में परिवर्तन लाने की जो इच्छा है वही क्या होती है, पुनर्जागरण होती है। तो वहां के लोग ना ऐसे ही नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन जब यहाँ से विद्वान लोग गए ना तो उन्होंने तरह तरह की बातें सिखाया। उसके बाद से जो वैज्ञानिक लोग थे वो आविष्कार में अपना दिमाग लगाने लगे, तो लोगों के बीच में ना एक माहौल पैदा हो गया कि यार नहीं, हमको भी आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। और सबसे पहले दुनिया में पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ तो कहां से हुआ था, इटली से। बात समझ गए। अब देखिए आधुनिकता कहां से स्टार्ट हो रही है, इटली से, और इसी आधुनिकता का प्रभाव कहां पर पड़ेगा, भारत पे। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, जब इटली में पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो गया उसके बाद से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक और कारण, पहला तो कारण आप लोग समझ गए कि 1453 की जो यहाँ पर अटैक हुआ था ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा, तो एक काम हुआ कि भैया पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया कहीं ना कहीं इस एरिया के व्यापार का रास्ता था भारत से। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, कि ये तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत के रास्ते का खोज किया था तब ना भारत से व्यापार स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं था। यूनानियों का नाम सुने हैं आप लोग, सिकंदर का नाम जानते हैं, सिकंदर आया था ना 323, 326 और 323 ईसा पूर्व, आप लोग को याद होगा। वो सिकंदर के समय से ही ये रास्ता था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जो ऑटोमन तुर्की थे वह तुर्क में एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है जी, कुस्तुनतुनिया, पहले नाम था उसका कुस्तुनतुनिया, तुर्की में एक जगह है। इसी कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्की थे अटैक करके अपने कब्जे में ले लिए, और जानते हैं ये मुसलमान थे, क्या थे, मुसलमान थे। और ये जो मुसलमान लोग थे इनकी ईसाइयों से जलती थी और ईसाइयों की जो है मुसलमानों से। अब जब पूरा यहाँ का एरिया ये लोग कंट्रोल कर लिए 1453 में, तो बताइए इधर से लोगों को इधर आने देंगे, नहीं आने देंगे। व्यापार पहले से हो रहा था, यहाँ से लोग मसाला खरीद के लेके जा रहे थे, पहले से व्यापार का रास्ता चल रहा था सीधा सीधा। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये पूरा आप लोग लाल सागर, उसके बाद से भारत की खाड़ी सब देख रहे हैं, यहाँ से व्यापार पहले से हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुर्कों का इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, बोला भैया हमारे बस की बात नहीं है, तुम इधर से नहीं आ सकते हो। अब एगो बात बताइएगा, आप लोग हैं एगो रोड से जा रहे हैं, आपके देहात का रोड है, बात समझ रहे हैं, अब देहात का रोड है तो बंद कर दिया, कहा कि एक तरह डान पर हमारा मत जाइए, न तो जाइए देखो तो ये तो टमिया काट ले, गोड़ा काट ले, बस समझ रहे हैं। अब आप उससे कमजोर हैं, वो अधिकार कर लिया अपने रास्ते पे, आप उससे कमजोर है, तो आपके पास क्या रास्ता है कि सोचेंगे कि चलो अब दूसरा ओरी से देख हम तक निकल के जाए, बस समझ रहे हैं। जब व्यापार के इस रास्ते पर 1453 में अटैक हो गया, पूरा एकदम से कब्जा हो गया, तब जाके ये जो यूरोप वाले थे इनके दिमाग में धीरे धीरे बात आने लगी कि भैया एक काम किया जाए, भौगोलिक खोज किया जाए। क्या किया जाए, भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में सबसे जरूरी चीज छिपा हुआ था समुद्र के रास्ते से देशों के रास्ते का खोज करना, देश का खोज नहीं, किसका खोज करना, रास्ते का खोज करना। तब जाके यहाँ से पुर्तगाल है यहाँ पर, उसके बाद से यहाँ पर स्पेन है, और इतिहास में दो ही देश ऐसे खतरनाक थे जिनके दिमाग में बात चलता था कि समुद्र के रास्ते से सब कुछ खोजा जा सकता है। वो दोनों देश कौन थे, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ के जो नाविक थे तब से खोजना स्टार्ट किए कि हाँ भैया कौन सा देश कहाँ है, और उनको पहुंचना कहाँ था, भारत। और भारत पहुंचना था तो ध्यान से उधर से न जाने के पीछे वजह क्या है सर, ये वाला एरिया ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमेशा ही यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, ये वाला एरिया। और कहीं ना कहीं इधर से जाएंगे ना तो खर्च ज्यादा होगा। दूसरी बात, इसमें स्थल देश की संख्या ज्यादा है इसकी अपेक्षा, तो जब यहाँ पर जाएंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सुरक्षा का कोनो गारंटी नहीं, मारपीट के जहाज का ये सब सामान लूट सकते हैं। तो इस वजह से जो यूरोपीय थे इन्होंने समुद्र का रास्ता चुना, और समुद्र का रास्ता चुनते हुए ये वाला जो एरिया है
और ये पहुंच गए कहां पर, भारत। तो ये मोटा मोटी कहानी था शुरुआत का। अब आप लोग को पता चल गया कि काहे वह भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किए थे। दो ही रीजन है। पहला आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर पुनर्जागरण, और दूसरा खतरनाक रीजन यह था कि 1453 में यहाँ पर क्या हो गया, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में किस देश में है, तुर्की में। कहाँ पर है जी, तुर्की में। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए लिखिएगा और से, ठीक है। बात कहां से हम लोग करेंगे, 1453 से। 1453 से बात होगा कि तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। एकदम बेस बता रहे हैं बालक कि कैसे भारत लोग आने लगे और आने के बाद कैसे भारत को एकदम बर्बाद करके रख दिए। ये कहानी है यहाँ की। 1453 डेट हमेशा याद रखिएगा। जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ तो कई वो घटनाएं घटी, इसके कई परिणाम हुए, और वो परिणाम कौन कौन से थे आइए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब अधिकार हुआ तो पश्चिम के देशों का पूर्व के देशों से क्या हो गया, व्यापार बंद हो गया। व्यापार बंद हो गया, रीजन यही है, देख लीजिए। ये पूरा मेन ये जो एरिया है ना, आज भी इस एरिया पे जिसका कंट्रोल हो जाएगा, समझिए वह विश्व की अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल कर रहा है। तो ये एरिया जो था व्यापार करने का, ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का सबसे बेहतर एरिया था। ये ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने का मतलब जो पश्चिम के देश है उनका पूर्व के देशों से व्यापार का हो गया बंद। किसके वजह से बंद हुआ, 1453 में जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो। अच्छा, कुस्तुनतुनिया वर्तमान में लिख लीजिएगा। कुस्तुनतुनिया के बारे में लिखिए, वर्तमान में ये कहां पर है। वर्तमान में इसको इस्तांबुल कहा जाता है, जो कि तुर्की में है। लिख लीजिएगा, वर्तमान में इसे इस्तांबुल कहा जाता है, जो कि कहां पर है, तुर्की में। ये वर्तमान की बात है। अच्छा, जितना बताएं उतना आप लोगों को समझ में आया है। स्ट्रेस नहीं लेना है, और सन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि सन मतलब कि बहुत हार्ड चीजें याद करना, एकदम फ्लो वाइज आप लोग याद कर लेंगे। उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बताइए, कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है, इस्तांबुल, और ये कहां पर है, तुर्की में। इसी इस्तांबुल पर किसका अधिकार हो गया था, तुर्कों का। और तुर्कों का संबंध ऑटोमन साम्राज्य से था। किससे था, ऑटोमन साम्राज्य से। तो जब यह अधिकार हुआ तो पहला दिक्कत यह है कि पश्चिम के जो देश थे उनका पूर्व के देशों से व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया। अब बंद होने के बाद देखिए ध्यान से क्या हो गया। चलिए 1453 का ये हो गया। अब आगे बढ़िएगा, लिखिएगा 1453 के परिणाम, क्या क्या परिणाम हुए, जो ये कम पड़ जा रहा है। 1453 के परिणाम। अब 1453 के कई गो परिणाम हुए। पहला परिणाम ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। पहला परिणाम क्या हुआ, भौगोलिक खोज की शुरुआत। भौगोलिक खोज की शुरुआत। इसी में आप लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोज की शुरुआत में कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते से पूरे दुनिया का भ्रमण कर लिया था। नाम सुने होंगे आप लोग मैगेलन का, या मैगलेन जिसको आप लोग कहते हैं, मैगेलन कई वो नाम से जाना जाता है। वही मैगलेन था, बड़ी खतरनाक था। प्रशांत महासागर में जब पहुंचा ना तो 5-7 को डायलॉग मार दिया। और डायलॉग आप लोग को बताएंगे, आप लोग कहते हैं ना झील सी कौन सी आंखें का बोलते हैं आप लोग, एगो बोलिए ना, किसको पता है, ये झील सी गहरी आंखें, ऐसा कुछ बोलते हैं डायलॉग। चलिए बताएंगे मैगेलन का है वो डायलॉग बोला था। इधर देखिएगा,
भौगोलिक खोज की शुरुआत। दूसरा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। आप लोग को बता दिए इसके बारे में। पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बोलिए, पुनर्जागरण का शुरुआत अच्छे कब तुर्कों का कुस्तुम दुनिया पर अधिकार हुआ? आज 1453 का सबसे बेहतरीन परिणाम क्या हुआ? भौगोलिक खोज की शुरुआत। भौगोलिक खोज की शुरुआत। तो यहाँ पर लिखेगा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत। अब आप लोग को हम एक बात बता दें कि पुनर्जागरण में ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था धर्म सुधार। अभी आप लोग को हम बताए, सब कुछ बता दिए, आप लोग केवल ध्यान रखिएगा। धर्म सुधार, और धर्म सुधार में दो चीजें थी। जो लोग पुरानी परंपरा को मानते थे, जो पुरानी परंपरा को मानते थे, उनको कहा गया कैथोलिक। क्या कहा गया था? कैथोलिक। वाला ध्यान दीजिएगा। आज जो नई परंपरा उसमें ऐड करना चाहते थे, जो नई परंपरा को मानते थे, नई परंपरा या फिर कह लीजिए पुरानी परंपरा का विरोध, पुरानी परंपरा का विरोध, परंपरा का जो लोग विरोध करते थे उनको कहा जाता था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लिख लीजिएगा, इनको कहा जाता था प्रोटेस्टेंट। और इस प्रोटेस्टेंट में एक नाम बहुत फेमस आता है, मार्टिन लूथर। याद है आप लोगों को? मार्टिन लूथर का नाम सुने हैं? भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? और दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे आप, सुने आप लोग? भारत में नहीं लिखा है उधर से, चलिए इधर लिख देंगे, टेंशन। चलिए यहाँ से बता दीजिए। पहले ये बताइए कि 1453 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? भौगोलिक खोज की शुरुआत। उसके बाद से पुनर्जागरण की शुरुआत। अब पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इटली से। पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ? इटली से। पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? धर्म सुधार। अच्छा सुनिए, हम तो हैं पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग। अभी भी गांव में सुने होंगे कि बाकारा चढ़ता है, सुने ना? पूजा वूजा होता है तो काली वाली जी का एकदम शायद पूरा खबर ऊपर लेके ऐसे खेलते हैं लोग, कहते हैं दे दे पूजा। पुरानी परंपरा। इन जो परंपरा को मानते थे उन्हीं को क्या कहा गया था? कैथोलिक। इनको क्या कहा गया? कैथोलिक। और जो इन पुरानी परंपराओं का विरोध किया करते थे उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट के नेता जो हुए वो कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर से यहाँ स्टार्ट करें, आइए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इन सब ये परिणाम किसका है पता है आप लोगों को? 1453। एक डेट इतिहास का पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। यह 1453 अगर नहीं आया रहता कैलेंडर में और यह घटना नहीं घटी रहती तो भारत पर मजाल है कि कोई यूरोपीय आके यहाँ पे शासन कर लिया रहता। चलिए देखते हैं कैसे हो गया। ये इतने खतरनाक थे कि भारत के राजा, वो गुजरात का राजा था, उसको बुला के बोले कि आओ व्यापार के बारे में बात किया जाए। और नाई को बैठा के बतिया रहे थे तो बोले कि हईमान तो करे कि ना हम ना मारा, तो उठा के नहीं पर फेंक दिए, नीचे फेंक दिए। और उसके बाद से तब तक उसी पर एकदम से मरनाते रहे जब तक वो मर नहीं गया। और गुजरात का राजा था। सोचिए इतने खतरनाक थे यूरोपीय। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा कैसे भारत आया, उसी में इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। आइए तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मार्टिन लूथर के बारे में। एक बात क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? शुरू कहां से किए थे? तो रोमन साम्राज्य से। रोमन साम्राज्य को कब पार्ट में डिवाइड? ये तो पश्चिमी हो पूर्वी। तो पश्चिमी पर जर्मनी आक्रमण करके कहानी क्या कर दिया? खत्म। आप पूर्वी पर कौन आक्रमण कर दिया था? ऑटोमन। कौन कर दिया? ऑटोमन तुर्की। कब किए थे? 1453। और उसी का अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए मार्टिन लूथर के बारे में देखते हैं। ये जो मार्टिन लूथर है भारत में थी, भारत के मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते हैं? अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा। आर्य समाज का नाम सुने आप लोग?
आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो पहले तो इनके बारे में यह बात लिख सकते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक। एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए पढ़ रहे थे विश्व का, उसी में वो नाम मिल गया कौन? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर भारत में भी हुए, जिनका नाम क्या था? दयानंद सरस्वती। इनको आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। दूसरी बात, इन्होंने एक नारा दिया था, नारा का नाम था वेदों की ओर लौट। चलिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, बताइए तो भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक किसने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती। अच्छा, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? सुनिएगा ध्यान से। दयानंद सरस्वती जो थे वह जोधपुर में गए हुए थे, जोधपुर के एक राजा थे। उन्होंने वो जोधपुर के राजा इनवाइट किए थे दयानंद सरस्वती को। आज जब दयानंद सरस्वती वहां पर गए ना, तो इनके जो चेले थे वो मना किए थे कि देखिए वहां पे जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, मत जाइए। तो बोले अरे क्या दिक्कत है, ये एकदम विवाद बोलते थे। जो इंसान उस समय बोल सकता है कि तुम वेदों की ओर लौटो, बगावत कर सकता है, वो कितना फ्रैंक बोलता होगा आप लोग समझ सकते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दयानंद सरस्वती जब जोधपुर में गए ना, तो वहां पर एक वेश्या थी। वेश्या समझते हैं आप लोग? हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने शरीर का व्यापार करती हैं, उनको वेश्या कहा जाता है। तो वेश्या एक थी। अब हुआ क्या, इनके पास में आके इसे दिए थे खराब उत्तर का मतलब उसको डांट उठ दिए थे, उसको बुरा लग गया। अब पता है जगन्नाथ नाम का एक रसोईया था जहां पे ये रुके थे। उस जगन्नाथ नाम के रसोइये को बहला फुसला भी भाई पैरा समझ ही सकते हैं। वो रसोईया एकदम से पूरा जो भी होगा मीठी मीठी बात करके उसको फुसला लिया, बोली कि हेने आप ये वो काम कर, तू जो बुझाव ले जाता है दयानंद सरस्वती के लिए, उसने जहर मिला। ध्यान से सुनिएगा, देखिए वो कितना खतरनाक काम की थी। जो जगन्नाथ नाम का रसोईया था उसको बहला फुसला के उसे जहर में क्या डलवा दी? अरे दूध में क्या डलवा दी? जहर। आज जैसे ही जहर डला वो लेके गया, दयानंद सरस्वती उसको पी लिए और पीने के बाद वह जहर बहुत ज्यादा असर करने लगा। इनको पता चल गया। सोचिए उस महान व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा सोचिए। इनको पता चल गया कि इसमें जहर कौन मिलाया है। जगन्नाथ नाम का रसोईया तुरंत दौड़ के उसके पास गए और बोले कि पैसा पकड़ो और यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो जो राजा हमको यहाँ पे इनवाइट किया है ना, अगर गलती से जान जाएगा तो तुम्हारा 7 को खानदान बर्बाद कर देगा, तो यहाँ से भाग जाओ। सोचिए राजा था वो रसोईया की क्या औकात है वहां पे, समझ रहे? मारेगा तो कई रिश्तेदारी खत्म करवा देगा। वो तो इनकी महानता कही जाएगी। पैसा दिए खुद और बोले कि तुम यहाँ से क्या हो जाओ, भाग जाओ। तुरंत वहां से वो भाग गया और कुछ समय के बाद दयानंद सरस्वती की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं? सोचिए भारत में ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं कि पता है कि जहर कौन दे। आजकल क्या देगी, तू जहर छोड़ा ना, अगर लीटी में मरीचा ढेर भर के दे देता ये चप्पल चले लगी। तो औकात की तरफ लीटी में तुम मरीचा भर के कैसे दे देगा? खिसिया जाते हैं। जहर भी लिए थे, पता है कि कौन दिया है, फिर जाके पैसा दे रहा है। आजकल के आदमी गर्दन मरोड़ देता तुरंत, ठीक ना? अब चलिए ध्यान से सुनिए। तो दयानंद सरस्वती के बारे में जान गए आप लोग। चलिए बताइए तो भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? आर्य समाज के संस्थापक। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? मजा है क्या पढ़ने? कहानी क्लियर है? कहाँ से कहानी क्लियर है? रोमन कब पार्ट में डिवाइड? रोमन का पश्चिमी और पश्चिम पर कौन खत्म कर दिया था? जर्मनी। और पूर्वी पर कौन अटैक कर लिया? कब? कब हो? क्या इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, स्पेशली भारत के लिए। अंतर है ना? चलिए देखिए आप, अब पहुंचते हैं आगे। आज ही वो प्रश्न वही पूछे हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं हो रहा है? अच्छा ये बताइए, पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? दिल्ली से। देखो इडली खाने वाला होता है, साउथ इंडिया का बहुत फेवरेट फूड है। खाए आप लोग? आप लोग खाए हैं? सफेद सफेद रहता है, खट खट जूस में उसको बोल के खाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन कारण, आइए मेन पे चलते हैं। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज की शुरुआत, भौगोलिक खोज की शुरुआत यहां पर चलते हैं सर। आइए देखिए भौगोलिक खोज का शुरुआत कैसे हुआ, इस टॉपिक को कवर किया जाए। और ध्यान दीजिएगा भौगोलिक खोज में पहला बात ध्यान से सुनिए कि क्या कारण रहा होगा कि खोज स्टार्ट हुआ। तो कारण आप लोग को हम बता दिए हैं। पहला कारण कि कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया था, तुर्कों का, जिसको हम लोग मोटा मोटी ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके खोज का पहले कारण देखते हैं। एक चीज हम क्लियर होनी चाहिए, रीजन क्या है। तो पहला रीजन यह है कि 1453 की घटना, सीधा सीधा लिख लीजिए 1453 की घटना। ये घटना इतना इतिहास में फेमस है ना कि 1453 आप लोग जिंदगी में कभी भूलिएगा। 1453 की घटना पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि शासकों और व्यापारियों का सहायता, समर्थन जिसको कह लीजिए। देखिए भौगोलिक खोज कैसे शुरू हुआ। तो पहला कारण था 1453 की घटना और दूसरा कारण था शासकों का समर्थन, शासकों का समर्थन। जानते हैं ये खोज काहे पॉसिबल हुआ। जो वहां के राजा थे ना वो नाविकों को कहते थे कि पूरा खर्चा हम उठाए, तू टेंशन मत लिए, तो रास्ता में जितना चीज लगेगा सब हम देंगे, तुम जाओ खोज करने के लिए, अपने जान की बाजी लगा के जाओ खोज करने के लिए। तो जब इतना सपोर्ट मिलेगा तो आदमी तो गर्दा मचा देगा, आग में तांडव करने लगेगा। क्या हो हम कहेंगे कि एकदम काले तो नौकरी दे, टेंशन मत ले, तो का कर ट्रेन तुरे लग जाके चलो काले नौकरी मिलने वाला। तो यही पता है सपोर्ट भौगोलिक खोज में बहुत ज्यादा सहायता किया। और भी कारण थे। कारण यह था कि आविष्कार बहुत ज्यादा हो गया था। एक और कारण था कि भैया आविष्कार हो गया था। आविष्कार किस चीज का हुआ था। तो कंपास का नाम आप लोग सुने होंगे, देखे हैं कंपास। उसमें एगो सुई रहती है, उसका एक सिरा उत्तर में और दूसरा सिरा दक्षिण में रुकता है। चाहे केनियो कह दो, किधर भी कर देंगे ना तो बार बार एक दो ही डायरेक्शन को दिखाता है, एक उत्तर है वो दक्षिण। तो कंपास का भी खोज हो चुका था, ये और सहायता किया भैया भौगोलिक खोज में। और सबसे खतरनाक चीज था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे खतरनाक था धार्मिक कारण। आप लोगों को पता है कि जब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर अटैक किया तो उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। अब ईसाई लोग सोचे कि भैया हम लोग को एक काम करना पड़ेगा कि खोज तो करेंगे लेकिन जहां जहां जाएंगे वहां पे अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो खूब जात के प्रचार किए। इसका उदाहरण आप लोग हम बता दें, शांत रहिए। जब कोलंबस ये वास्को डी गामा भारत आया ना तो यहाँ पे व्यापार तो किया ही, उसके बाद से ईसाई का प्रचार किया। उसके बाद से इसके जितने भी पुर्तगाल के गवर्नर जनरल आए, मंदिरों को तोड़वा के चर्च की स्थापना करवाए वहां पे। यहाँ तक बोल दिए कि पुर्तगाली जो लड़के हैं वह इंडियन महिलाओं के साथ शादी करके और यहाँ पर अपनी बस्ती को बनाए। सोचिए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इस लेवल तक वो लोग गए थे, ठीक है। तो धार्मिक कारण बहुत खतरनाक था। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। तो धार्मिक कारण में लिख लीजिएगा ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार। 1453 से कहानी स्टार्ट हुआ है। देखिए कहां कहां जाएगा। हो गया, चलिए डीजे बन गया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। घड़िया बेचा नहीं गया, उसको ला के टांगना है तो ड्रिल करना पड़ेगा बढ़िया जगह। थोड़ा इधर टांगेंगे वो वैसा है ना कि हम क्या बताएं। बहुत प्यारा घड़ी है, टेंशन मत लीजिए। आवाज करती है, सबसे बढ़िया चीज ये पता ना टेंग ऐसे करती है। एक कारण समझ गए ना। और इस कारण में मेन बात पे चलते हैं कि वो कौन से दो देश हैं जिसके शासकों ने वहां के नाविकों को का सपोर्ट किया था खोज करने के लिए। बताइए तो पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। तो कारण में यहाँ पर हम बताए थे कि शासकों का, शासकों
शासकों में दो देश के शासक बड़ी ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक था पुर्तगाल और एक था स्पेन। तो बताइए मैप में इनका जगह देखना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर इस घेरे को देखिए, जो 477 लिखे इसके ऊपर का देखिए, ये जो घेरा है इसमें थोड़ा सा हिस्सा में इधर पुर्तगाल है और ये बड़े हिस्से में स्पेन है। ध्यान से सुनिएगा, ये पुर्तगाल है और यहाँ पर स्पेन है। ये पुर्तगाल और स्पेन, कह सकते हैं कि स्पेन के पश्चिमी हिस्से में कौन है? पुर्तगाल। और दोनों एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी। स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी है। और ध्यान से सुनिए, ये जो दोनों देश के शासक थे गजब हेल्प किए लोग। और उसमें एक पुर्तगाल का शासक था जिसका नाम बहुत बार लिया जाता है, जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। राजकुमार था, नया लड़का था, एकदम खतरनाक जोश जुनून था। बोला कि समुंदर का हो, मौका मिलेगा तो एकदम से कई को ग्रह लांग देंगे। ध्यान से सुनिएगा, पुर्तगाल का एक राजकुमार था, ऊपर लिखे। बताइए, पुर्तगाल और स्पेन दोनों पड़ोसी है ना? इन पड़ोसियों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कहानी हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया? 1400। क्लियर है ना? और उसमें सबसे मेन कारण क्या था? भौगोलिक खोज। अब भौगोलिक खोज में कितने देशों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका? कौन कौन? पुर्तगाल और दोनों क्या है? पड़ोसी। दोनों क्या है? पड़ोसी। तो पहले पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल, अब सुनिए, पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रिंस। जिस प्रिंस का नाम था हेनरी। इसका पूरा नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर। लिख सकते हैं द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। ये वो काम किया। भाई देखिए, रुका अभी कलम रोक दीजिए। ये वो काम किया पुर्तगाल का था। इसने यहां से लेके और यहां तक का मैप बना दिया घूम के। समझ रहे हैं? इधर घूम के और अफ्रीका के तटीय इलाके का मैप बना दिया। सोचिए, जो अफ्रीका का तटीय क्षेत्र था, यह समुद्री क्षेत्र था एकदम बिल्कुल किनारे वाला, इसका क्या बना दिया? मैप। तो कहा जाता है कि अफ्रीका से सटे समुद्री मार्ग का सर्वप्रथम नक्शा किसने बनाया था? तो हेनरी द नेविगेटर। ये कहाँ का था? पुर्तगाल। और कहानी बालक यहीं से स्टार्ट हो गया। पहले मैप तैयार कर दिया कौन? हेनरी द नेविगेटर। अच्छा, हेनरी द नेविगेटर तैयार किया, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, अफ्रीका के तट का मैप तैयार किया। हेनरी द नेविगेटर जो था, सबसे पहले इसने अफ्रीका के तट का मैप तैयार कर दिया। अब इस मैप का लाभ कैसे वास्को डी गामा लेगा? मजा आएगा, देखिए ध्यान से। तैयार कर दिया। अब सुनिए, बात है 1487 की। आगे बढ़े इससे। इसी पुर्तगाल से एगो व्यक्ति निकलता है इसी मैप को फॉलो करते हुए, जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमेओ डियाज। अच्छा, एगो प्रश्न पूछे आप लोगों से, बताएंगे? ये बताइए कि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र का मैप सबसे पहले किसने तैयार किया था? कहाँ का राजकुमार था? इस मैप का पहली बार प्रयोग किसने किया? बार्थोलोमेओ डियाज। अब ध्यान से सुनिए, बार्थोलोमेओ डियाज इस मैप का रास्ते को फॉलो करते हुए पहुंच गए इस एरिया में। और यहाँ पर एक जमीन का इलाका था जो ऐसे करके पानी में हेल गया था। ये वाला चोखे एकदम से। अब चोख कोई हिस्सा है, अब पानी में जाके हेल गया है ना, तो इसको बोलते हैं केप। क्या कहा जाता है? केप। अब ध्यान से सुनिएगा, केप ऑफ गुड होप। ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया है, यहाँ पर एक जमीन का हिस्सा था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। और 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेओ डियाज। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए, बताइए,
अफ्रीका के तटीय क्षेत्र का मैप किसने तैयार किया था? हेनरी। किसने तैयार किया था? हेनरी। अब बात है कब की? 1487। उसी मैप का प्रयोग करके कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। बालक रटने की आवश्यकता नहीं है, ये कहे कि एकदम से स्टोरी चल रहा है, वहीं से पूरा कहानी क्लियर है। आप लोग हर एक चीज केवल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने दिमाग में, वो याद हो जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज किसका खोज किया था? तो भैया खोज किया था केप ऑफ गुड होप, जिसका वर्तमान में नाम है उत्तमासा अंतरिक्ष। क्या नाम है? उत्तमासा अंतरिक्ष। बताइए केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? नहीं बोलने आ रहा, मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। हाँ, ये बताइए केप ऑफ गुड होप का वर्तमान नाम क्या है? उत्तमासा अंतरिक्ष। अच्छा, इसका खोज कब हुआ था? 1487। पेपर में एक बालक गया, पूछा गया था कि केप ऑफ गुड होप का नाम कब पड़ा, तो मार के आ गया 1487। भैया नाम पढ़ने और खोज करने में अंतर है। तो नामकरण यदि कहेगा, नामकरण कहेगा तो यह कब हुआ था? 1488। लेकिन खोज कहेगा तो कब हो गया था? 1487। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। अब सुनिए एक बात आप लोगों को हम बता रहे हैं। उसके बाद से वास्को डी गामा, इसको लिखना नहीं है, यहाँ के बाद लिखिएगा मत, सुनिए ध्यान से। इसके बाद से कौन आया? वास्को डी गामा। इसी मैप का प्रयोग करते हुए पहले कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो यहाँ से वो गुजराती व्यापारी को अपने नाव पे बैठाया, वो रास्ता दिखाते हुए लेके कहाँ चला गया? भारत। अब भारत के किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह का नाम सुने आप लोग? तो कालीकट पर पहुंचा। बताइए वास्को डी गामा भी कहाँ का था? पुर्तगाल। पहले बताया है हेनरी भी कहाँ का था? पुर्तगाल। बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा। देखा, समुद्री खोज में एक तरफा वर्चस्व दो देशों ने मिलकर, पुर्तगाल और ये दो देशों का एक अधिकार कह लीजिए। इतना जबरदस्त इनका सपोर्ट था ना यहाँ के शासकों का, ये लोग ऐसे ही खोज करने निकल जाते थे। बिना कहले निकल जाएंगे तो पैसा कौन देगा? चाहिए ना। सुनिए ध्यान से, ये बात है। अब एक और निकला जिसका नाम था मैगलेन, ठीक है? या मैगेलन का नाम आप लोग सुने होंगे। मैगेलन जानते हैं क्या किया? यहाँ से तो निकला, ठीक है, कहा ना कि धरती गोल है, सुने हैं? कहा का कि धरती गोल है। अगर हम केनियो से जाएंगे तो अपना घर पहुंच ही जाएंगे। तो कहा कि रुकर चले तो ये पहुंचा, यहाँ से घर जा रहा है, यहाँ से बस में है। यहाँ पर जाके एक जलसंधि का खोज किया जिसका नाम मैगलेन जलसंधि, उसी के नाम पे पड़ गया। जब पड़ गया तो यहाँ पर जब पहुंचा ना तो ये वाला एरिया देखा तो कहा अरे भैया ये कितना शांत है। ध्यान से सुनिए, जैसे आप लोग अभी शांत है ना, इधर आया तो पूरा हलचल था, क्योंकि अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में से धारा वारा उठता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जब इधर पहुंचा ना तो कहा कि अरे भैया ये कहीं इतना शांत है, माहौल शांत है, कुछ गड़बड़ है। तो जब माहौल शांत है तो उसका नाम रख दिया प्रशांत। क्या नाम रख दिया? प्रशांत। और तब से उस पूरे सागर का नाम पड़ गया प्रशांत महासागर। समझ रहे? आज जब देखा ना तो कहा अरे भैया ये तो बड़ी गहरा लग रहा है। समझ रहे? पूरा गहरा है, एकदम शांत है। तो उसके दिमाग में आया कि वो जो नहीं शेरो शायरी लोग करते थे वो सारा गलती बोल रहे थे, कि उससे कह रहा है कि तितलियों के रंगों से ज्यादा थी उनकी अदाएं रंगीली। तितलियों के रंगों से भी ज्यादा थी उनकी अदाएं रंगीली। समझिएगा, आगे लिखा गया कि समंदर की गहराइयों से थी उनकी आंखें नीली।
समंदर सी गहराइयों से थी, उनकी आंखें नीली, तब कहा कि सब गलती है। गहराइयों जैसा आंख नीला कैसे हो सकता है भाई? सुनिए, कड़ी आंख वालों के लिए शहर है, पता नहीं कौन सा, पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, कोनो बात नहीं। सुनिए, प्रशांत महासागर में जब पहुंचा तो उसको लगा कि भैया ये गहरा है। आप लोग को बता दे कि वो खोज उस टाइम किया था, 1520 की बात है। कब की बात है? 1520 की बात है। अदालत आज तक भी दुनिया का सबसे गहरा महासागर का नाम लिया जाता है, तो वो कौन है? प्रशांत महासागर। और इसकी गहराई पता ही है आप लोगों को, इसमें सबसे गहरी गर्त है, जिस गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। कितना है जी? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, 11 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक, 11 किलोमीटर 22 मीटर कह सकते हैं ना। अब 11 किलोमीटर और 22 मीटर का आंख गहरा होगा? होगा हो। लोग कहते हैं समंदर से तेरी आंखों में डूबने का मन करता है। गजब हाल है, गलती से पैर रख देते आंख फूट जाएगा, कहानी का हो जाएगा। तो ऐसा वैसा डायलॉग मत मारिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए हम एक बात बता दें कि चारों तरफ ना भूगोल पढ़ाया जा रहा है एकदम जोर शोर से, स्पेशली सफलता एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर कोनो डायलॉग मारेगा ना तो समझ में आ जाएगा कि भौकाली बांधता है, बस है। तो ऐसा कोनो भौकाली बांधने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी आंखें बहुत नीली नीली समुद्र सी दिख रही है, जी करता है उसी में डूब जाओ। तो ये सब झूठ बात है। मैगलेट पहले ही पहुंच गया था कब? 1500। बताइए, मैगलेट जल संधि का खोज कब हुआ था? 1520। कब खोज हुआ था? याद रहेगा? बताइए, मैगलेट जल संधि का खोज किसने किया था? मैगलेट। किसने किया था? बहुत सुंदर। प्रशांत महासागर के बारे में जान गए आप लोग ना? हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। भारतीय समाज में वो परंपरा है कि पड़ोसी आगे बढ़ रहा है। सुनिए, भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचने का लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा यूरोप में नहीं था। जब पड़ोसी आगे बढ़ रहा था तो देखा देखी स्पेन डिबोला की रे भरवा, ये तो बड़ी खतरनाक आदमी है, ये लोग पहुंच रहे हैं, एगो काम किया जाए, हमनियों को भेजा जाओ। अब भेजने के लिए आदमी नहीं था। आज आप लोग का इतिहास का एगो झूठ का पर्दाफाश करने वाले, शायद आप लोग भी कभी पढ़े होंगे, कभी बचपन में लोग कहते हैं कि कोलंबस स्पेन का था। सुने ऐसा? कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। यह बिल्कुल झूठ बात है। कोलंबस इटली का था। कहाँ का था? इटली का। जेनेवो नाम का एगो जगह है, जेनेवो नाम का जगह, वहां पे उसका जन्म हुआ था, इटली में रहता था। स्पेन वाले उसको स्पॉन्सर किए थे कि भैया सुना, देखा हमारा देश में तो कोनो नहीं खा सकी जौन चल यहाँ से जान के बाजी लगा के खोजे खाती, भारत के खोज करे को आवत आएंगे हम पैसा दे, भाड़ा पर रख लिए थे लोग। समझते हैं बात को? तो भाड़ा पे रख लिए थे, स्पॉन्सर किए थे स्पेन वाले। और स्पेन वाले कहाँ पर है? तो पुर्तगाल के बिल्कुल पूर्व में। यहाँ से बोले कि तू जा भारत के खोज का क्या हो। अब भाड़ा के आदमी भरे जैसा ना काम करेगा। आप लोग सोचिए, भाड़ा के आदमी भरे जैसा काम करेगा ना। अब वो क्या किया? भैया से पहुंचा और घूमना था इधर, कुछ ढेर स्मार्ट था। कहा गया हम नहीं नक्शा उक्सा को फॉलो करेंगे, हम पहुंच जाएंगे कहाँ? इंडिया। आना के पहुंच गया कहाँ पर? अमेरिका। आप पहुंच के कह रहा है कि ओ ये क्या है? इंडिया है। बढ़िया है। कह रहा है क्या है? इंडिया है। और वहां के लोगों को कह दे कि ये इंडियन है। तो आज भी वहां एक प्रजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है रेड इंडियन। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका में पाई जाने वाली प्रजाति का नाम बोलिए? रेड इंडियन। और जानते हैं 1492 में तो पहुंच गया था यहाँ पे। 1492 तक, 1492 से लेके आज 1498 तक, यानी कि 6 साल लोग इसी भरम में रहे कि हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं? भारत से। डाउट हुआ कि रे साला ये सब यहाँ मसाला वसाला मिलता था, आज दूसरे चीज यहाँ से लेके गाँव का लेके आ रहा है, ये तो गड़बड़ है। सुने ना, उसमें सीआईडी बोलता है, क्या बोलता है जी? कुछ तो गड़बड़ है दया ना जी। वहीं बोले कि ओहो इतना जल्दी पहुंच गया, जनेरा वनेरा खरीद के लेके आ रहा है, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। बोले भैया वास्को डी गामा निकलो बाहर, आओ तुमको हम भेजते हैं कहाँ? इंडिया।
तब वास्को डी गामा जो था निकला 1498, निकला नहीं 1498 से पहले निकला था उसी साल में, लेकिन पहुंचा कब 1498। यहाँ से निकल के वही मैप फॉलो किया, मैप फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड होप गया, यहाँ से एगो गुजराती व्यापारी को उठा के पटक के लिया अपने जहाज पे, और उसके बाद से कहाँ पहुंच गया, समझ गए बात को। तो ये वाला जो प्रोसेस है अब यहाँ तक समझ में आ गया कि भैया रियल कारण क्या था कि यूरोपीय लोग यानी स्पेशली पुर्तगाल के लोग भारत में आए। बात समझ गए। एगो लास्ट बात आप लोग को हम बता दे रहे हैं, मसाला का व्यापार प्रसिद्ध क्यों था, क्योंकि हेनिया पड़ता है ठंडा, हेनिया का पड़ता है ठंडा, और ठंडा में आप लोग को खूब बढ़िया से पता है कि कौन मसाला का यूज किया जाता है, कौन मसाला, गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, बोलिए बोलिए, अगड़म 22 सब मसाला भारत के केरल वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादित होता था। इस वजह से यहाँ से गरम मसाला ठंडी इलाकों में ले जाके आप खूब बेचते थे। तो कल ये प्रोसेस जारी रहेगा और कल बताएंगे कि कैसे अब वास्को डी गामा भारत आएगा। ठीक है, बाकी समझ गए आप लोग कि क्यों जरूरत पड़ी